बेरोजगार हो रहे हैं और हर तरफ चुप्पी है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ के सह संयोजक विवेक गुप्ता जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान ने देश दुनिया को कई नामचीन उद्योगपति दिए हैं, लेकिन इस जमीन पर आज उद्योग खुद एक मुसीबत में है। उनकी हालत आईसीयू में भर्ती एक मरीज जैसी हो गई है जो कभी भी दम तोड़ सकते हैं। सरकार की बासी उद्योग नीति से कई उद्योग अपना दम तोड़ चुके हैं और कई आखिरी सांस ले रहे हैं। कोटा की सेमटेल, राजधानी जयपुर में मेटल, भरतपुर की सिमको और सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री भी कुछ ऐसे ही नाम हैं। औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर कोटा में लगभग 1 दर्जन बड़े मंझले और 300 के करीब छोटे उद्योगों पर ताला लग चुका है। लगातार बंद होते उद्योगों की वजह से हजारों श्रमिक बदहाली जीवन जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कईयों ने तो आत्महत्या करना बेहतर समझा। टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने वाली सिमटेल फैक्ट्री पर क्लोजर की अंतिम मोहर लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सवाल यह है कि आखिर फैक्ट्री के बंद होने से सेमटेल के 1800 बेरोजगार श्रमिक कहां जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी, बिजली मीटर और कई विद्युत संबंधी उपकरण बनाने वाली जयपुर मेटल, 1600 मजदूरों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रबंधकीय खामियों के चलते 30 सितंबर 2000 से इस कंपनी पर ताला जड़ा हुआ है। कंपनी के कई मजदूर कंपनी शुरू होने या सरकार से कोई लाभ मिलने की आस में परलोक सिधार चुके हैं। मांगों को लेकर 2005 से जारी अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी है। उधर प्रदेश में गारमेंट एक्सपोर्ट व्यवसाय की बात की जाए तो यहां भी खतरा मंडरा रहा है। पहले से जारी उद्योग आर्थिक मंदी के साथ साथ संसाधनों के लिए भी जूझ रहे हैं। सरकार के वादे खरे नहीं उतर रहे हैं। सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई यूनिट लगाने के लिए 7% ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, ब्याज की दर 12 से 15% की जाने की बात भी की जा रही है। भरतपुर की सिमको फैक्ट्री आंतरिक राजनीति के कारण करीब 12 साल पहले बंद हो चुकी है। इस फैक्ट्री के बंद होने से हजारों हाथों के आगे रोजी का संकट पैदा हो गया। सिर्फ सिमको ही नहीं बल्कि डालमिया डेयरी, GEW जैसे कई उद्योगों पर ताला लग चुका है। लेकिन सवाल, कई हजार परिवारों की आजीविका छीनने का जिम्मेदार आखिर कौन है। वहीं सवाई माधोपुर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जयपुर उद्योग भ्रष्ट अधिकारियों और अदूरदर्शी नेताओं के चलते 1996 से बंद पड़ी है। इससे पहले भी इसके साथ कई बार बंद और चालू का खेल खेला गया। फैक्ट्री के बंद होने पर 3500 लोगों की पेट पर लात पड़ गई। सवाल यह है कि सरकार FDI से तो रोजगार लाने की बात कर रही है, लेकिन देश में खत्म हो रहे इस रोजगार पर क्यों खामोश बनी रहती है। देश में पूंजी निवेश तो दम तोड़ रहा है, ऐसे में FDI से रोजगार लाने की बात कहां तक सार्थक है, ये बड़े सवाल खड़ा करता है। सरकार का अगर यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ देशी उद्योग इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तस्वीर का ये वो रुख था जो चिंता जाहिर करता है कि आखिर क्या होगा उन हजारों मजदूरों का। प्रताप जी हमारे साथ है। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल है, चाहे सरकारी उद्योग हो या फिर निजी हाथों का उद्योग हो, हर तरफ दम तोड़ रही है व्यवस्था और हजारों मजदूर आज बदहाली के कगार पर आकर पहुंच चुके हैं। आखिर जिम्मेदार कौन लगता है और इस व्यवस्था के लिए आखिर क्या कारण बनते हैं? अश्विनी, इस मामले में तो ज्यादातर ये जिस तरह के प्राइवेट मैनेजमेंट की फैक्ट्रीज थी, निश्चित तौर पे इनका प्रबंधन जिम्मेदार है। वो प्रबंधन जो तमाम सरकारी सुविधाएं लेकर, तमाम सरकारी जो है ऋणों को लेकर वो फैक्ट्री लगाता है और सरकार से वादा करता है कि यहाँ इतने रोजगार देंगे और ये कहता है कि हमें सस्ते में ऋण उपलब्ध कराया जाए और हम यहाँ रोजगार डेवलप करेंगे, और कहीं ना कहीं घपले करके या प्रबंधकीय अक्षमता के चलते ये फैक्ट्रियां बंद होती हैं। इसके पीछे सरकार से ज्यादा सीधे सीधे प्रबंधन जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बात विवेक इसमें ये नजर आती है मुझे कि इस तरह के जो लोग हैं, जो जिनके पास प्रबंधकीय क्षमता नहीं है, उन पर सरकार विश्वास करके इस तरह की सारी सुविधाएं दे देती है और सुविधा का पूरा लाभ उठाकर ये जो उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कहना चाहिए कि घराने हैं, कंपनियों के मालिक हैं, वो चंपत हो जाते हैं पैसे लेके। क्या लगता है? प्रताप जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत तो नहीं हूं,
क्योंकि पहली बात कि उद्योग घराने ऋण लेते हैं तो वो उनकी एक साख होती है, उनकी एक साखों पे ऋण मिलता है, परंतु सरकार का भी ये दायित्व है और जो भी एजेंसीज हैं सरकारी और निजी जिनसे उनको ऋण प्राप्त होता है, समय समय पे मॉनिटरिंग करें कि उनकी बैलेंस शीट्स कहाँ जा रही हैं, वो उद्योगों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। पर विवेक, बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है कि रीको की इतनी तमाम औद्योगिक क्षेत्र है, रीको की जमीन ले ली जाती है, सस्ते में मिलती है जमीन, लेकिन देखने में आता है कि कुछ दिनों में वहां आवासीय क्षेत्र बन जाता है। वो वहां उद्योगों के नाम पे कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, और वहां आवासीय क्षेत्र बन जाता है या दूसरी तरह की एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। और देख रहे हैं जयपुर के आसपास जो भी औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए, जो भी रीको के जोन बनाए गए, वो सारे के सारे जो है आज आवासीय क्षेत्रों में बदल चुके हैं। क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो उद्योगपति जो कि इस तरह से सरकारी सहायता लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो उद्देश्य है वो कोई दूसरा होता है? नहीं, ऐसा प्रताप जी नहीं है। रीको तो खुद ही अपने आप में एक राजस्थान का व्हाइट एलिफेंट है। राजस्थान की अगर आप बात देखें तो पिछले 2 साल 3 साल होने आ रहे हैं, कोई भी रीको ने इंडस्ट्रियल एरिया नया ही बनाया। वो तो एक तरह से बिग प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम कर रहा है ना। आप देखेंगे कि जयपुर और जयपुर के आसपास किशनगढ़, ब्यावर, अभी पिछले 2 साल में 4 नए इंडस्ट्रियल निजी क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया आए हैं। तो क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया भी अपने प्लॉट सेल करेंगे? इसका मतलब आवश्यकता है, परंतु रीको क्यों नहीं कर रहा? रीको करेगी। सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, क्या इस बारे में आपने आवाज बुलंद की, कहीं आवाज उठाई? आप तो उद्योग प्रकोष्ठ से जुड़े। बिल्कुल, हमने रीको से बिल्कुल ये कहा हम कि 2006 के अंदर हमने, जैसे आपने गारमेंट उद्योगों पे संकट की बात की, हमने उनको कहा कि 2006 के अंदर हमने जगतपुरा, जहां अपन बैठे हैं आज यहां टेलीकास्ट कर रहे हैं, वहीं एक अपैरल पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने की थी हमारी। 2006 में हमने सारे अपैरल वालों को कहा था कि हम एक रियायती जमीन पर आपको देकर आपको स्टैंड करेंगे, स्टैंड कर आपको ऐसा एनवायरमेंट फ्री माहौल पैदा करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें गारमेंट का। और बड़ा सवाल उठता है कि क्या आखिर में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद और काफी प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है औद्योगिक समूह की, घराने की और मालिकों की, उसके बावजूद ये फेल क्यों होते हैं? उसके पीछे बेसिक कारण क्या केवल गवर्नमेंट है या और भी ऐसे कारण नहीं? हैं? सिर्फ गवर्नमेंट तो किसी चीज के लिए दोषी नहीं हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हमारा एनवायरमेंट जो है वो ही दोषी है। स्वतंत्रता के बाद हमने कभी भी उद्योग मित्र नाम की कोई चीज डेवलप नहीं की। उद्योग मित्र जैसी कोई भी सरकार डेवलप नहीं हुई। सिर्फ थोड़ा बहुत हमने भी देखा है गुजरात के अंदर, है ना, नरेंद्र मोदी जी के क्या अंतर लगता है गुजरात में और बाकी राज्यों में? बाकी राज्यों में और गुजरात में पूरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, माइंड सेटअप की डिफरेंस है। गुजरात के अंदर उद्योग मित्र है, जैसी सरकार ऐसे लगती है कि आप जाते हैं अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, सरकार आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, सारे डिपार्टमेंट आपको हेल्प करके जल्दी कल केजरीवाल ने मामला उठाया है कि उद्योग मित्र जरूर है लेकिन अडानी और अंबानी के लिए उद्योग मित्र है, बाकी आम जो उद्योगपति है उसके लिए तो कहीं मित्र गुजरात भी नजर नहीं आता। क्या ये सीधे सीधे लगता है कि जो सरकारें हैं, सरकारों में बैठा प्रशासन है, वो बड़े उद्योगपतियों के साथ है, जो मझले और जो कमजोर जो छोटे उद्योगपति हैं उनको सरकार पूरी तरह से सहायता नहीं देती है, इसके कारण इन उद्योगों पर ज्यादा संकट है? प्रताप जी, है ना, अंबानी और अडानी जो ग्रुप समूह आपने बात करी है वो पूरे हिंदुस्तान में नया की होते हुए पूरे विश्व के अंदर आज अपनी छवि छोड़ते हैं, भारतीय होने की एक छवि आपके सामने ला रहे हैं। दोनों औद्योगिक घराने चूंकि गुजरात से उत्पन्न हुए हैं, वहां से ओरिजिनेटेड हैं, तो वहां पर उनकी ज्यादा यूनिट्स हैं, उनका नेटवर्क ज्यादा है, उनका प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसे के अंदर ऐसा आरोप लगाना कि सरकार उनकी मदद कर रही है, सरकार उनकी मदद जो लीगल कानून में मदद करेगी। बिल्कुल विवेक जी, राजस्थान का भी हाल जानेंगे, पहले कोटा का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सुरक्षा हमारे साथ है। सुरक्षा, कोटा सेमटेल समेत करीब 300 फैक्ट्रियां हैं कोटा की जो बंद हो चुकी है या फिर बंद होने के कगार पर है, किसे जिम्मेदार मानते, क्या कारण है, आप वहां क्या देखती है? बिल्कुल अश्वनी, बात हाल ही जो सेमटल है उसकी करें या जेके की करें या जो बड़े उद्योग है, 300 से ज्यादा जो उद्योग है वो बंद हो गए हैं और सेमटेल भी अब बंद होने की कगार पर ही है। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जो उद्योग मालिक और प्रबंधक है यही जिम्मेदार है। जिस तरह से इनका गैर जिम्मेदारा बयान है और लापरवाही है ये सामने आती है और कहीं ना कहीं इनके घरेलू जो घराना जो विवाद है यही सामने आई है।
सुरक्षा कोटा में बड़ी संख्या में उद्योग, जितनी बड़ी संख्या बताई जा रही है, क्या सब में घरेलू विवाद है या कोई सरकारी नीतियां या उनको सुरक्षा और टैक्सेशन का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है या अन्य कोई कारण है? क्या लगता है उन 300 उद्योगों को बंद होने के पीछे कारण? जी बिल्कुल प्रताप जी, अगर बंद उद्योग की अगर बात करें तो एक दशक था जब जो कोटा सिटी है वो औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाई जा चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो बड़े उद्योग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो उपेक्षित नीति है वो ही सामने आ रही है। क्या कहते हैं उद्योगपति, उद्योग सुरक्षा उद्योगपति क्या कहते हैं? उनको क्या सहयोग चाहिए? क्यों बंद कर रहे हैं वो उद्योग? क्यों तालाबंदी हो रही है? जी, जो तालाबंदी का जो ये मामला है क्यों होती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या वजह है? क्या औद्योगिक जो इनके घराने हैं इनका ही जो विवाद है अब तक वो ही सामने आते हैं, लेकिन जो उद्योगपति है ये जो उद्योग बंद होने का ठिकरा हमेशा ही श्रमिकों पे ही फोड़ते आए। लेकिन हकीकत में अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो विवाद है यही सामने आता रहा है। धन्यवाद सुरक्षा अश्विनी। कुल मिलाकर इसमें लेबर प्रॉब्लम कही जा रही है, पर मुझे विवेक लगता है कि केवल लेबर प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं जब, क्योंकि कोई भी उद्योग लगाता है या व्यवसाय करता है, यदि उसको लाभ नहीं हो लंबे समय तक, निश्चित तौर पे उद्योगपति गैर लाभ की चीज को लंबे समय नहीं चला पाता है। अश्विनी, इसके पीछे, उद्योगों के बंद होने के पीछे केवल सरकारी कारण या कोई श्रमिक विवाद या आपसी विवाद नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि वो है कि लाभ में रहने वाली इकाइयां जब नुकसान में आ जाती हैं तब जाके केवल सरकारी नीति नहीं, इसमें मुझे तो लगता है कि जिस तरह के जो आधुनिकीकरण की जरूरत होती है, क्यों, और जिस तरह की और बाकी चीजों की जरूरत होती है, वो जब उद्योग जी, अगर अपन सिर्फ स्पेसिफिक सैम्पल की बात करें तो सैम्पल पिक्चर ट्यूब बनाने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना था, सबसे बड़ा ग्रुप था, और हिंदुस्तान में जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह और पिक्चर ट्यूब टीवी वगैरह बनते तो उसकी करीब 70% सैम्पल से सप्लाई होती थी। जिस तरह से वैश्विक बाजार खुले हैं, चीन का इलेक्ट्रॉनिक बाजार के ऊपर कब्जा आप देख रहे हैं, ये सब जो अपन ने, हमारी सरकारों ने ओपन पॉलिसी अपना ली हमारे उद्योगों को सुरक्षा दिए बिना, तो उनके लिए वो घातक हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण नहीं मिला। अश्विनी, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी लगता है? बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात आती है, संरक्षण की बात आती है। आखिर क्यों उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल पाया? चर्चा में और भी कई पहलू हैं, उन पर भी बात होगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात है मुश्किलों में फंसे उद्योगों की। आखिर किस तरह से एक के बाद एक प्रदेश में कारखाने बंद हो रहे हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। पहले जनता से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। जो सरकार इतनी बेईमान हो कि जो न केवल उद्योग में काम कर रहे मजदूरों के प्रति उसकी कोई सहानुभूति हो, तो वहां पर हम किसी उद्योग के बनने या उसके विकास की कैसे हम कल्पना कर सकते हैं? यहाँ के सरकार ने नहीं बना रखी है। जो मालिक जो है बगैर किसी कहे सुने फैक्ट्री बंद करके चला जाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, वर्कर के बकाया का वसूली की क्या कार्रवाई की जाए, क्या इसमें रिजर्व रखे जाए, पीएफ तक खा जाते हैं। हो गई तो ये कंपनी 30 सितंबर 2000 को ये कंपनी क्लोजअप हो गई, यानी लोप कर दिया गया, और मजदूर को आज रोड के ऊपर सरकार ने रोड पे भेज दिया। सन 2000 से बंद पड़ी है और इसमें उस टाइम कम से कम हम 1600 मजदूर थे। 1600 मजदूर में जब से बंद हुई है तब तक अब तक कम से कम 450 आदमी तो इसमें मर चुके, जिसमें बीमारी है, बगैर पैसे के कुछ ने अपने आत्महत्याएं भी कर ली। उद्योग मंत्री नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री नहीं सुनता है, कम से कम हजारों बार गए, वकैरे कर रहे हैं,
बाकी हम लोग के बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी विवाह लायक हो गए, उनको शादी नहीं हो रहा है, हम करें तो